लाइफ एट लाइफ है, बाजार बढ़िया मूड में है। पिछले 5 दिनों से लगातार रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं। आइए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हमारे साथ केआर चोकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एमडी देवेंद्र चोकसी सर जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। आपको भी ढेरों बधाई बाजार के भरपूर मोमेंटम के लिए। 20,000 भी अब हमारी नज़र में आ गया है। तो एक बार थोड़ा बाजार की इस मूव और मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। बढ़िया मूव आई है सर। क्या कुछ ट्रिगर्स दिख रहे हैं आगे के लिए? क्या ये एक्शन बरकरार रह सकता है? बाजार की चाल कैसी रहेगी आपके मुकाबले में? गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। एक तरफ मार्केट के इंडाइसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो इंडेक्स के अंदर हैवी वेट है उनका प्रभाव भी मार्केट के इंडाइसेस के अंदर ज्यादा है। वो आई थिंक साथ में बढ़ रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर विच मार्केट इज गोइंग अप। रिलायंस की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें या आईटी स्टॉक्स की बात करें, या दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें जैसे एसबीआई है, आई थिंक दो स्टॉक्स have एक्चुअली participated फॉर द रैली इन द मार्केट। मेरा इसके पीछे ये देखने का एक दो जगह से मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि दिस स्टॉक्स आर लार्जर कंपनीज, बिगर कंपनीज एंड दे हैव सिग्निफिकेंटली लार्ज बिजनेस टू टॉक अबाउट ये समय के अंदर। क्योंकि एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 4 साल के अंदर बैंक की साइज डबल होने की बात हो रही है। रिलायंस की बात करें तो हर वर्टिकल में से मोनेटाइजेशन या सेपरेट आई थिंक लिस्टिंग के साथ में आई थिंक इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़ाने की बात हो रही है। बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक की बात करें तो दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग द क्रेडिट ग्रोथ एट 20% रेट ऑफ ग्रोथ, विच मीन्स 4 साल के अंदर बैंक की साइज डबल हो सकती है, विच इंक्लूड्स द लाइक्स ऑफ एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडसइंड एंड एचडीएफसी बैंक ऑफ कोर्स अलोंग विद एंड इवन एसबीआई फॉर दैट मैटर। एंड आई थिंक जिस तरफ से आईटी कंपनी को पिछले दिनों के अंदर एक नेगेटिव लुक मिला था, उसके सामने आई थिंक आईटी कंपनीज हैव स्टार्टेड शोइंग रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस और प्रोमिसेस आर देयर दैट आई थिंक दे आर लाइकली टू शो बेटर परफॉर्मेंस, तो उनको भी एक अच्छा वेट मिल रहा है। एंड ऑल इन ऑल पुट टुगेदर जो लार्ज फंड्स है, फॉरेन फंड्स है, ये बड़ी कंपनियों के अंदर पैसा लाते हैं, तो इनफ्लो ऑफ मनी इज आल्सो कमिंग इन टू दिस कंपनीज एंड दैट इज फ्यूलिंग द स्टॉक प्राइसेस। तो अच्छे कारण होना फंडामेंटली और साथ में नए फंड्स आना मार्केट के अंदर, ये दोनों चीज का समन्वय के साथ में आई थिंक हमारे मार्केट आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं एंड मे बी आई थिंक दैट इज द रीजन फॉर व्हिच वी आर सीइंग a rally much faster and little bit I think doubtful for comprehending at this point of time. तो ये थोड़ा है, लार्ज कैप्स में ज़्यादा एक्शन मिला है। ये आपको थोड़ा दिखना पड़ेगा और कंसंट्रेशन जो बाजार में है ये भी आपको इस समय होते हुए दिख रहा है। अच्छा सर, एक बार नतीजों की भी बात करें, क्योंकि बड़े नतीजे ज़्यादातर आईटी और बैंक्स के आ रहे हैं। इनफैक्ट बैंक्स के अभी बड़े नतीजे आना बाकी हैं, बट जो इनिशियल ट्रेंड मिला है, पहले आईटी की बात करते हैं सर। नंबर्स किसी के भी ज़्यादा खास नहीं है, बट किसी ने भी गाइडेंस अपनी नहीं काटी है, गाइडेंस मेंटेन रखी है, थोड़ी कमेंट्री सॉफ्ट रही है। और कल गार्टनर की भी रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने तो आईटी स्पेंडिंग गाइडेंस को बढ़ा दिया है इस साल के लिए। तो कैसे देखना है, क्योंकि आईटी स्टॉक सडनली मोमेंटम में आ गए डिस्पाइट अर्निंग्स इतनी मजबूत नहीं है। एक तो सबसे पहले मोमेंटम में आने के लिए आई थिंक दिस स्टॉक्स आर निग्लेक्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड मेनी ऑफ दिस कंपनीज आर अवेलेबल, including company like Infosys on a forward earning basis or available at less than 20 P, which is historically low P. तो ये रीरेट होना जरूरी बनता था। और जैसे हमने पहले भी इस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा की है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे एआई, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, ब्लॉकचेन, ये जैसे तरीके से आई थिंक हर चीज के अंदर कंप्यूटिंग पावर बढ़ता है, वो हिसाब से आई थिंक ईच ऑफ दिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आर गेटिंग डिप्लॉयड। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इसके सिवाय कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज दोज कंपनीज विच आर नॉट डिप्लॉइंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स दे विल बी सून आउट ऑफ द सर्विस रडार। जैसे मानते हैं कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से खाली 30% कंपनियों ने अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर उन्होंने माइग्रेशन किया है। अगर 350 कंपनियां अगर फॉर्च्यून 500 में से ही बाकी है क्लाउड के ऊपर जाने के लिए, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए और सर्विसेज कंपनीज के लिए सिग्निफिकेंटली लार्ज अपॉर्चुनिटी है। शायद 1 या 2 क्वार्टर के अंदर ऑर्डर इंटेक थोड़ा स्लो हो सकता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट की, जहाँ पे अपनी बैलेंस शीट कंपनियां सही करती हो। बट मैं मानता हूँ कि उसके अंदर बिल्कुल भी बिजनेस कारोबार के अंदर जरा भी कोई डाउट नहीं है, is our companies would probably be in a much better demand going forward. So that is the reason for which I believe that I think some of the informed investors globally have put in more money into IT stocks and उसके साथ में वो स्टॉक का री-रेटिंग हुआ है। I am fundamentally very bullish about Indian IT companies के prospect के हिसाब से।
और जो हिसाब से मैंने अभी ये चीज के ऊपर चर्चा केस पॉइंट आगे रखे हैं, मैं ऐसे समझता हूँ कि जो 90s में आईटी कंपनीज के लिए इंडिया के अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है कि 2020 के डिकेड के अंदर इंडियन आईटी कंपनीज के लिए अगले 10 साल के लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन बनने जा रही है। आई वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज इफ दे रिटर्न टू हायर रेट ऑफ ग्रोथ फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ अराउंड 12-15%। बात है सर, ये आने वाले समय में आईटी कंपनीज के लिए एक बड़ी मूव आ सकती है, बड़ी री रेटिंग हो सकती है यहाँ से, और ग्रोथ रेट्स वापस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। अच्छा सर, बैंक्स के नंबर्स आना शुरू होंगे ओवर द वीकेंड। अभी तक तो एचडीएफसी बैंक के एक बड़े बैंक के आए, थोड़े मिड कैप बैंक से आ गए। ओवर द वीकेंड आईसीआईसीआई, कोटक के भी नंबर्स आने वाले। इस बार बैंक से क्या एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि पिछले क्वार्टर तो एसेट क्वालिटी में बड़ा सुधार था, निम्स में बड़ा एक्सपेंशन था। क्या इस बार भी बैंक्स वैसी परफॉर्मेंस दोबारा दिखा पाएंगे? जो हमने हर मंथ के अंदर बैंक के रिपोर्टिंग्स देखे हैं, उसके अंदर क्रेडिट ग्रोथ जो देखा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। क्योंकि आई थिंक रिटेल क्रेडिट के अंदर 20% का ग्रोथ चालू है। कॉर्पोरेट क्रेडिट के अंदर इवन लार्जर बैंक्स लाइक एसबीआई, इवन एचडीएफसी, उनके अंदर भी 15-17% के बीच में कॉर्पोरेट क्रेडिट के अंदर भी ग्रोथ चालू है। हाउसिंग फाइनेंस क्रेडिट के अंदर करीबन 20% के आसपास का ग्रोथ चालू है। और प्राइम सेंटर लैंडिंग के अंदर 10% के ऊपर का ग्रोथ चालू है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल 20% के ग्रोथ के आसपास अगर बैंकिंग कंपनियां अपने लैंडिंग्स बढ़ा सकती है ये साल के अंदर, जो प्रोमिस के साथ हम देख रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि बैंकिंग कंपनीज विल बी एब्सोल्युटली आई थिंक वेरी कन्विंसिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि हर 4 साल के अंदर अगर आपको 20% रेट ऑफ ग्रोथ से बैंक की साइज डबल होने को दिख रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर विल नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, दे विल बाय इनटू सम ऑफ दिस बैंक्स। एट द सेम टाइम इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो हिसाब से नए फंड्स डिप्लॉय हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, पीएलआई के माध्यम से नए इन्वेस्टमेंट आना, ये सब चीज ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे के समय के अंदर बैंकिंग क्षेत्र की क्रेडिट की डिमांड बढ़ने वाली है। So in my viewpoint, I think current valuations of some of the corporate banks are staying at around 2 to 2.5 times price to book value. Some of the banks are staying at around 3.5-4 times price to book value. और काफी एनबीएफसी कंपनीज है, दे आर आल्सो पुटिंग इट एट अराउंड लेस देन 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक सम सिलेक्टिव स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू एक्सपांड द पी और द प्राइस टू बुक वैल्यू रादर इन दिस केस, and probably I think start showing relatively better price performance in the market given the balance sheet size that they are created and given the kind of growth opportunity that they have. सर, रिलायंस पर आपसे एक व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि आज एडजस्टमेंट भी है और आप हमारे साथ हैं, तो इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। हो गया जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर, करीब 260 पर सेटल हो गया। अब जब भी लिस्ट होगा उसके बाद इसका जो होगा होगा, बट फेयर वैल्यू दिख रही है सर। आप किस तरह से रिलायंस को वैल्यू करेंगे आगे, कोई व्यू इस पर सर? तो करंट मार्केट प्राइस के लगभग 2620 के आसपास जो करंट मार्केट प्राइस है, उसके अंदर सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन हम लोग सामने रखते हैं। तो आई एम टॉकिंग विथ आई थिंक राउंडेड ऑफ फिगर्स फॉर द सेक ऑफ लिस्टनर्स। करीबन रिटेल का वैल्यूएशन 1200 रुपये के आसपास बैठता है। जियो प्लेटफॉर्म का वैल्यूएशन करीबन 600 रुपये के आसपास बैठता है। रिन्यूएबल बिजनेस का वैल्यूएशन करीबन 300 रुपये के आसपास बैठता है। और बैलेंस वैल्यूएशन जो 550 रुपये के आसपास जो बैठता है, वो O2C बिजनेस का बैठता है करंट मार्केट प्राइस के अंदर। अगर हम प्रोजेक्टेड मार्केट प्राइस देखते हैं कंपनी का, करीबन 3200-3300 के आसपास उनका भाव एक फेयर वैल्यू होना चाहिए। उसके अंदर O2C बिजनेस जो 550 रुपये के आसपास वैल्यू हो रहा है, मेरे हिसाब से वो करीबन 1100 से 1250 के बीच में वैल्यू होना चाहिए। तो इफ दैट इज हैपनिंग, देन आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टेड प्राइस ऑफ 3300 फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। And I think this is based on this SOTP valuation, some of the part valuation जो मैंने अभी समझा है, उस हिसाब से गिन के चलते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलरेडी डीमर्ज हो चुका है। करीबन 1,40,000 की उसकी नेटवर्थ है। ये नेटवर्थ के ऊपर करीबन दे विल बी इन अ पोजीशन टू लैंड अप टू 7.5 लाख करोड़ इवेंचुअली। एंड मेरा ऐसा मानना है कि इफ दे इंक्रीज द नेटवर्थ व्हिच दे विल सूनर, आई थिंक आफ्टर द बिजनेस गोज लाइव, मेरा ऐसा मानना है कि 5 साल के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कुड बी 10 लाख करोड़ लोन बुक, AUM बुक, which would be larger compared to many of the corporate banks which are currently quoting it, including Axis and including Kotak. तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो डीमर्जर हुआ है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का संकेत मिल रहा है। क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर कस्टमर बेस उनके पास इंटैक्ट है। रिटेल के कस्टमर देखें, मनी कंट्रोल के कस्टमर फाइनेंशियल मार्केट के नजरिए से देखें, या जियो प्लेटफॉर्म के कस्टमर्स लेके देखें ई कॉमर्स के माध्यम के हिसाब से,
तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स along with the merchant lending that this company is basically going to do out of the business model, मैं ऐसा समझता हूँ कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज would eventually have a very large market to cater, and technology platform जियो प्लेटफॉर्म का है ही, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think they will have a significantly large opportunity to address going forward. So this remains absolutely very convincing argument from the perspective of even Jio Financial Services also. तो आगे बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अब जब ये लिस्ट होगा उसके बाद एक्शन आएगा, बट रेडार पर रखना ज़रूरी है, आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर, आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और थोड़े बाजार की नीति और साथ ही कुछ मार्केट स्पेसिफिक एक्शन पर अपना व्यू देने के लिए शुक्रिया सर।